बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, और आपके सामने क्वेश्चंस हों। जिस नोटबुक में आपने टेस्ट दिया है वो नोटबुक रख लो, साथ साथ मार्किंग भी हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन था, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स सेम फॉर माइक्रोवेव्स ऑफ वेवलेंथ 1। एक माइक्रोवेव्स है, माइक्रोवेव्स, और एक यूवी है, अल्ट्रावोलेट। दोनों के लिए वेवलेंथ दे रखी है 1 mm, और इसके लिए है 1600 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों के लिए कहता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी, तो आंसर होगा हमारा सर स्पीड सेम होगी दोनों की। तो जो वेव्स चल रही हैं एयर में या वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगी, स्पीड सेम रहेगी 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा सर स्पीड सेम रहेगी यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था बच्चों कि नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज फॉर वेइंग ऑब्जेक्ट्स थ्रू हेज एंड फॉग। फॉग के अंदर, ठीक है, धुंध के अंदर जो हम कौन सी रेडिएशन का यूज करते हैं सीन करने के लिए, तो आंसर होगा हमारा इंफ्रारेड। मैंने कल भी कहा था आपसे कि जरूर आप इन सभी के यूजेस पढ़ लेना। क्वेश्चन दूंगा वहां से एक या दो क्वेश्चन, देख रहे हैं आप, एक क्वेश्चन यहाँ दे भी दिया यूजेस पे। इंफ्रारेड रेज यूज होती है। सेकंड क्वेश्चन में आंसर हमारा हो जाएगा इंफ्रारेड का। जो बच्चे लेट कनेक्ट हो रहे हैं वो अपना चेक करते चलिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऊपर लिखा हुआ है, सेकंड का लिख दिया है। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स, एक एसी सोर्स है और इसकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ये कनेक्ट है कैपेसिटर से, एक कैपेसिटर से कनेक्ट है ये एसी सोर्स। इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं एसी सोर्स कनेक्टेड विद कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेंज हो रही है। किस तरह से चेंज हो रही है, क्या ये कहा है उसने, डिक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो हाउ विल द डिस्प्लेसमेंट करंट चेंज, डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो इस यूनिट के अंदर मैंने एक डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस कराया था बच्चों। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों बराबर ही होते हैं, पहली चीज तो कंडक्शन करंट वायर के थ्रू चलता है और डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ हम दिखाते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो अगर कंडक्शन करंट बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, कम होगा तो कम होगा। चलिए कंडक्शन करंट पे चेक करते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप जो है लिखते हैं इसका एक रिएक्टेंस XC 1/ωc, तो थोड़ा सा पीछे के यूनिट का फॉर्मूला यूज हो गया, तो उससे ये कंफ्यूज में नहीं होना है कि सर क्यों हो गया, पढ़ा हुआ है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचने का था इसके अंदर यही। तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना मतलब रिएक्टेंस का बढ़ना, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस का बढ़ना मतलब करंट का कम होना। तो हमारा आंसर आएगा फिर चाहे कंडक्शन करंट हो या डिस्प्लेसमेंट करंट, तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज होगा। यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो डिक्रीज होगा। ये आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग, ये अभी 1 मार्क्स क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एविडेंस इज देयर दैट साउंड इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या एविडेंस दे सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक वैक्यूम रीजन है,
एग्जाम्पल मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और एक एग्जाम्पल होता है पोलराइजेशन, बट वो ऑप्टिक्स के अंदर आता है, वो अभी आपने नहीं पढ़ा है पोलराइजेशन। तो आप इस एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि अगर ये वैक्यूम है और यहाँ से आप अगर साउंड वेव को एंटर कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये साउंड वेव नहीं आएगी, बट इसकी जगह यहाँ पर एक लाइट वेव को आप इंट्रोड्यूस कराएं तो यहाँ पर लाइट वेव मिलेगी, क्योंकि लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फील्ड ऑसिलेट करते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये एग्जांपल, ये एविडेंस दे सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन होगा हमारा इसके बाद बच्चों, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट इज इक्वल्स टू 600 न्यूटन पर कूलम। द वेव इज गोइंग इन एक्स डायरेक्शन, ये वेव चल रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब प्रोपोगेशन है एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस बन गई है सर उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, ये जो है वो वाई एक्सिस में है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर भी रखा है पहले क्वेश्चन। ई नोट अपॉन बी नोट इज इक्वल्स टू सी, देन बी नोट इज इक्वल्स टू ई नोट अपॉन सी, ई नोट 600 और सी 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, ये 200 ऊपर गया -8, तो 200 इंटू 10 रेज टू पावर -8, या आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, यस सीखा सर गलती से हो गया। 2 इंटू 10 रेज टू पावर -6, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया इन टेस्ला। और आप साथ में के कैप लगाना ना भूले, जेड एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के लॉन्ग है, वेव प्रोपोगेट कर रही है एक्स के लॉन्ग। तो बच्चों ये हमारे अभी एक नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, चेक कर लीजिए। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मार्किंग करते रहिए साथ साथ अपने टेस्ट की। टेस्ट वाले दिन संख्या बहुत कम हो जाती है तुम्हारी, ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज़ कहा है, फिनिशिंग आपकी टेस्ट से ही आएगी, ये दिमाग में रख लो कि जो जितने ज़्यादा टेस्ट, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करेगा वही कर पाएगा अभी फिर आगे कुछ। कैसा हुआ टेस्ट भाई आप लोगों का? स्टार्टिंग में पूछना था लेकिन नहीं पूछा, अभी पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा हुआ सर। क्या हुआ है सर? गुड, देखते हैं मार्क्स क्या आते हैं फिर। मार्क्स भेजना अपने पेरेंट्स को दिखा के एक बार। और आज ये यूनिट कंप्लीट, कल से हम यूनिट स्टार्ट करेंगे। और कौन सी स्टार्ट करेंगे, चलो तुम ही बताओ मुझे, कौन सी यूनिट को लें? पहली 4 हो गई है, नहीं अभी ऑप्टिक्स नहीं लेंगे भाई, ऑप्टिक्स सबसे लास्ट में लेंगे। क्या पता तब तक स्कूल ओपन हो जाए, और स्कूल ओपन हो जाए तो ऑप्टिक्स में ज़्यादा मार्क्स का काम है, तो अच्छा होगा कि वो हमारी क्लास के अंदर हो। ऑप्टिक्स को सबसे लास्ट में कराऊंगा। तो हमारे पास फिर ऑप्शन बचता है एटम्स न्यूक्लियाई का। एटम्स न्यूक्लियाई में एटम वाला चैप्टर मैं करा चुका हूँ आप लोगों को क्लास में, ठीक है। और न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे कल से चैप्टर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का भी मैंने स्टार्ट आपको कराया था, याद होगा। तो आप एक बार भूल गए हो तो उस नोटबुक को खोल के देखना जहाँ पर न्यूक्लियाई आपने लिखा था, उसके टॉपिक को एक बार आज रिवाइज कर लेना। कल से मैं न्यूक्लियाई स्टार्टिंग से कराऊंगा फिर से। एटम का रिवीजन अपने आप करेंगे, मैं कराऊंगा, टेस्ट लूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन थ्योरी आपने पढ़नी है, वो एक बार ले लेंगे फिर हम। अच्छा एटम्स नहीं हुआ है, कोई बात नहीं धवल, एटम्स करा देंगे, उसमें एटम में का यूज नहीं है न्यूक्लियाई के अंदर, तो सेकंड पार्ट पहले ले लेंगे। तो एटम्स न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे, और न्यूक्लियाई उसका जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा कल से। तो 5 क्वेश्चन ही हो गए भाई हमारे। और आगे जो क्वेश्चन है देखिए, वो क्वेश्चन नंबर 6, 1 मार्क्स क्वेश्चन चल रहे हैं।
ये भी क्वेश्चन हमने किया था, बस थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी है यहाँ। लाइट विद एनर्जी फ्लक्स 54 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एनर्जी फ्लक्स 54 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी बोल सकते हैं आप, क्योंकि इंटेंसिटी एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड एनर्जी अपॉन में टाइम इज पावर, तो ये पावर बोल सकते हैं इसको, पावर गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा इंटेंसिटी हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से कन्वर्ट कर लेंगे आप मीटर स्क्वायर के अंदर। इंटेंसिटी गिवन है भैया, फॉल ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ध्यान रखना है आपने, परफेक्टली है या नॉन रिफ्लेक्टिंग है, तो ये है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पे नॉर्मली जाके गिरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नॉर्मली जाके फॉल होती है। तो इसने पूछा है सरफेस एरिया गिवन है इसमें 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ईएम वेव्स जाके टकराएगी और सेम मोमेंटम से वापस आएगी। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग 10 मिनट। फोर्स पूछा है इसने, ठीक है। प्रेशर निकालना था तो प्रेशर भी निकाल देते, सिर्फ फोर्स पूछा है। टाइम स्पेंड 10 मिनट दे रखा है। तो भाई फोर्स कितना आएगा, आप देखिए यहाँ पर फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो P मोमेंटम से आई, P मोमेंटम से वापस गई, माइनस P हो गया। तो वॉल पे कितना ट्रांसफर कर दिया, बाउंड्री पे +2P, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। मोमेंटम को लिखते हैं P इज इक्वल्स टू U बाय C से लिखते हैं, ठीक है। तो U बाय C से लिख देंगे तो 2 आ गया हमारे पास, P मोमेंटम है ये, U बाय C और इनटू में ये डेल्टा टी। यहाँ एरिया का यूज नहीं करना है क्योंकि प्रेशर नहीं पूछा, अगर प्रेशर कहता ना तो फोर्स अपॉन एरिया, कोई बात नहीं, गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, ओनली फोर्स पूछा है। तो भाई आप इंटेंसिटी दे रखी है, यहाँ से एनर्जी निकाल लेंगे, एरिया का यहाँ यूज हो जाएगा। यू कितना हो जाएगा, आई ए और डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ये वैल्यू यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो एफ इज इक्वल्स टू 2, यू में आप रखेंगे आई ए डेल्टा टी, नीचे आपका डेल्टा टी है, सी है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया है। फोर्स की वैल्यू आ गई है एफ इज इक्वल्स टू 2 IA अपॉन सी। 2 इंटेंसिटी ये थी 54 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बट अभी इसको आप मीटर स्क्वायर में जरूर कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे। 10⁻⁻2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा -4, ये ऊपर गया, 54 इंटू 10⁻+4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। और सॉरी ये इंटेंसिटी थी हमारे पास 54, ठीक है। इंटेंसिटी थी 54 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इंटेंसिटी आ गई हमारे पास जो कि है 54 इंटू 10⁻⁴, और एरिया गिवन है इसमें 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर करेंगे आप 10 इंटू 10⁻⁻⁴, नीचे स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, यहाँ तक वैल्यूज भी आपने पुटअप की है, तो आपका हाफ मार्क्स का काम हो गया है। बाकी आप इसको कैलकुलेट करके पीछे यूनिट लगा देंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये आएगा कैंसिल करके 18 टू जा, ये यहाँ पर हो गया 36, और ऊपर चेक कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, 10⁸, ऊपर गया -8, तो 10⁻⁻7 न्यूटन। बताइए क्या ये आंसर आ रहा है या कुछ अलग आंसर आ रहा है? यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, तो जिसका ये आंसर आ रहा है पीछे यूनिट लगा के अपना 1 मार्क कंप्लीट कर लेंगे। ये 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन था भाई, प्रेशर से रिलेटेड फोर्स पूछा था बट यहाँ पर
और आप इसको सिंपल ना ऐसे भी कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, 2I/C। ये आपने पढ़ा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। प्रेशर प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2I/C। और यहाँ पर F इज इक्वल्स टू 2I/C, वही फॉर्मूला बन गया। तो अगर आपको प्रेशर के लिए ये फॉर्मूला याद है तो आप सीधा यूज करो और वैल्यू रख के कैलकुलेट करो इसको। 7th क्वेश्चन पे, हाँ जी देखिए, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट विद ए फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर अब फ्रीक्वेंसी दे दी है EM वेव्स की, और वो फ्रीक्वेंसी है 2 इंटू 10⁻10 सेकेंड इनवर्स। एम्पलीट्यूड दिया है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का E0 40 वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ निकाल लेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा से, तो लैम्डा हो जाएगा C अपॉन म्यू 3 इंटू 10⁸8 डिवाइड कर दिया फ्रीक्वेंसी से 2 इंटू 10⁻10, तो ये आ गया सर 1.5 10⁻⁻2 मीटर वेवलेंथ आ गई है। व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों एनर्जी वाले पॉइंट्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें। क्या बताया देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में एनर्जी डेंसिटी जो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये आपकी एक इंस्टेंटेनियस, अगर यहाँ पर एवरेज कह दे इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में तो आप यूज करेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर, या आप इसको और क्या लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ERMS में E0 अपॉन में √2, तो E0 का स्क्वायर और नीचे 2, ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस, एवरेज और ये मैक्सिमम की टर्म में आ गई, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हो गई है। ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिख सकते हैं, और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल EM वेव्स के लिए लिख सकते हैं। अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे, अगर मान लीजिए मैं एवरेज लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो हो जाएगी हाफ यहाँ पर BRMS का स्क्वायर और अपॉन में म्यू नॉट, ये, या मैक्सिमम के लिए लिखेंगे तो 1/4 B0 स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगी, और एक को सीधा डबल कर सकते हैं। मान लीजिए टोटल लिखनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, टोटल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम की टर्म में लिखनी है, मैक्सिमम ये रही 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड की भी इतनी ही होगी मैक्सिमम, तो क्यों ना मैं इसको सीधा डबल कर दूं, और डबल करने से ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले याद रखो। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ना एवरेज की बात कर रहा है ना मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो एवरेज डेंसिटी ये रही, ठीक है। वैसे इसमें ना मैक्सिमम के लिए आता तो हम ठीक से सोल्व कर पाते, क्योंकि यहाँ पर हमारे को मैक्सिमम दे रखा है। व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मैक्सिमम के लिए आएगा भाई यहाँ पर। अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो E नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास तो E0 है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम के लिए लिखेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, तो आपका फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट और E0 का स्क्वायर, ये E0 रहा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे 8.8 इंटू 10⁻⁻12, ये सोल्व कर लेंगे, वो आपकी एक एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में मैक्सिमम। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम ही सोल्व हो पाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस कोई वैल्यू दे नहीं रखी है। तो ये दो पार्ट थे, हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस क्वेश्चन को। यस, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
सर हमने इस तरह से कर दिया है, क्या ठीक है? उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पे। एक इक्वेशन दे दी है, इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। बी वाई मतलब मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस 8 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पर साइन है, ब्रैकेट स्टार्ट, 2 इंटू 10⁻11t मतलब ओमेगा आ गया है, प्लस 300 पाई एक्स टेस्ला में। यहाँ पर x है तो मतलब वो ट्रेवल कर रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इसको कंपेयर कर लो। b इज इक्वल्स टू बी नोट साइन ओमेगा टी प्लस या प्लस माइनस जो भी के एक्स, ये वैल्यू हो गई है। अब इसमें पूछा था राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये गलती से लिख दिया भाई। आप इसको, इस एक्सप्रेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखेंगे, इतना तो खुद भी समझ जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड में तो एक्सप्रेशन ऑलरेडी है हमारे पास, एक्सप्रेशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में आप यहाँ पर लिखेंगे ई जेड, क्योंकि आप देख रहे हैं वेव प्रोपोगेट कर रही है एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड है वाई में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगा? जेड में। और वो जेड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस टी एक्स। अब आपको ई नोट निकालना है, तो ई नोट अपॉन बी नोट इज इक्वल्स टू सी, ये हमारा यहाँ पर बी नोट रहा, बाकी सब सेम आएगा, ये थोड़ा यहाँ चेंज कर देंगे, तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। के की वैल्यू यही यूज करेंगे 300 पाई। ये हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन, चलो फटाफट मुझे 9th क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करो चैट बॉक्स में लिख के। डायमेंशन फॉर्मूला है ये डी एफ जो शॉर्ट में लिखा हुआ है। यस प्रिया? से गलती हो गया। 9th क्वेश्चन का जल्दी से डायमेंशन फॉर्मूला बताओ चैट बॉक्स में लिख के। ऊपर पावर नहीं लगाई जाएगी तो तुम जैसे भी लिख सकते हो ना, मुझे समझ में आ जाए, वैसे इस तरह से लिख दो। राहुल शर्मा, ठीक है ठीक है। धवल शिखा, ठीक है। प्रिया राइट, प्रिया में, प्रिया का मास में भी आ रहा है, गड़बड़ कर दी प्रिया, शायद हो गई गलती। सिर्फ वो एल आएगा उसकी जगह। हाँ एल आएगा और फिर उस पावर, हाँ एल आएगा, ठीक है। शिखा ने भी पावर में कुछ गड़बड़ करी है, चलिए चेक करते हैं अभी। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है म्यू नोट इंटू एप्सिलॉन नोट, ये डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है। अब आप म्यू नोट का अलग निकालने जाओगे, एप्सिलॉन नोट का अलग निकालने जाओगे, फॉर्मूले यूज करोगे इलेक्ट्रिक के मैग्नेटिक के, उससे बढ़िया है भाई C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। मुझे ये क्वेश्चन देने का रीजन बस यही था कि आपको ये रिलेशन याद है या नहीं है। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, C स्क्वायर 1 अपॉन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट क्रॉस मल्टीप्लाई म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C स्क्वायर। स्पीड के लिए फॉर्मूला L1 T-1 होता है, स्केयर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन L2 T-2, इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो L-2 और T2, ये आपका राइट डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा। अब जिन बच्चों ने गलती की है वो मार्क्स जरूर काट ले अपने, क्योंकि ये थोड़ा सा ही बस एक रिलेशन अगर आपको याद है तो डायमेंशन फॉर्मूला ही लिखना था बस। ठीक है भाई। 10th क्वेश्चन 1 मार्क्स के चल रहे हैं अभी। स्केच ए सिस्टमेटिक डायग्राम डिपिक्टिंग ऑसिलेटिंग, मतलब आपको वो डायग्राम ड्रॉ करना था ईएम वेव का, उसमें भी मैंने अभी चेक किया है तो एक दो बच्चों ने वही समझाने के बाद भी वही गलती करी है कि भाई अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो थोड़ा डायग्राम यहाँ एक डायग्राम तो ठीक बना ही लो कि चेक करने वाले को लगे हाँ भाई ये सही यूज किया है डायग्राम।
एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेशन है, वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर मान लीजिए आपका फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भाई थोड़ा सा बनाओ ऐसा डायग्राम, क्योंकि अभी भी वही बात बताने के बाद भी कईयों ने ऐसे ही बस नीचे से कर दिया ऐसे ऊपर। इसको थोड़ा ऐसे दिखा दो यार, इसमें क्या कुछ जाएगा। ये इस डायरेक्शन में हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो लगना चाहिए ना थोड़ा सा डायरेक्शन भी। ये जेड एक्सिस में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में, और वेव प्रोपोगेट कर रही है एक्स एक्सिस में। सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करना था, यहाँ ड्राइंग चेक करनी थी थोड़ी सी तुम्हारी। ये 10 क्वेश्चन थे भाई 1 मार्क्स के, 1 into 10। 11th क्वेश्चन आपका आ गया स्पेक्ट्रम पे फिर से। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज पर वेवलेंथ गिवन बिलो। 10 raised to power -3 नैनोमीटर, तो 10 raised to power -12 मीटर। अब ये कौन से रीजन में जाके लाई कर रही है, वेवलेंथ दे रखी है, तो ये लाई कर रही है कौन से रीजन में बताइए मुझे। वो ऑर्डर लिखवाया था मैंने आपको, अगर वो ऑर्डर आपके सामने है आपकी नोटबुक के अंदर, तो मेरे सामने भी है। 10 रेज टू पावर -12 से -14 से शुरू करके और मैक्सिमम 10 रेज टू पावर -11 तक होता था गामा रेज का रीजन। तो 10 रेज टू पावर -12 तो बीच में ही आ गया, ये हो गई गामा रेज। दूसरा है इसमें एक और वेव दी है यहाँ पर, जिसकी वेवलेंथ है यहाँ 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मीन्स 10 रेज टू पावर -9 मीटर। अब मैं फिर टेबल पे जाता हूँ, तो 10 रेज टू पावर -8 से शुरू करके, ठीक है, ये 10 रेज टू पावर -11 से शुरू करके 10 रेज टू पावर -8 मीटर तक के रीजन में एक्सरे है, तो -9 तो इसके बीच में ही आएगा एक्सरे। इनके एक एक यूज बताने थे। गामा रे का कोई भी एक यूज लिख दो। न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्टिंग में काम आती है, ठीक है, रेडियोथेरेपी में काम आती है। एक्स रे का यूज कर लो, इंजीनियरिंग में मेटल डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के काम आती है, एक्स रे में ही काम आती है बॉडी का, तो बोन स्ट्रक्चर वगैरह इसके डिफेक्ट को देखने के लिए। तो एक एक इनका यूज बताना। तो इसको आप 2 नंबर में कैसे डिवाइड करेंगे कि पहला तो ये हो गया बताना उनका, और फिर 1 नंबर इनके यूजेस का, हाफ हाफ मार्क करके दोनों के यूज का। इस तरह से अपने मार्क्स को डिवाइड कर लेना। 12th क्वेश्चन मैंने बताया भाई कि स्पेक्ट्रम में से आता है क्वेश्चन, तो अब आप यूज पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ऑर्डर याद है नहीं है, तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड है। 12th क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, E इज टू 50 साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा CT - x न्यूटन पर कूलम। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड EM वेव्स का, और एक सिलेंड्रिकल रीजन है। सिलेंड्रिकल रीजन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ है सिलेंडर की 50 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस। तो पूछा क्या है, फाइंड एनर्जी कंटेन ऑफ EM वेव्स। एनर्जी कंटेन पूछा है इसमें ऑफ EM वेव्स। राहुल कल ये क्वेश्चन पूछ रहा था, आया कि नहीं आया समझ में? तो देखो भाई, एनर्जी कंटेन बतानी है आपने EM वेव्स की, यहाँ पर इस रीजन में कितनी एनर्जी कंटेन होगी। अब एनर्जी जो है वो कैसे लिखें देखिए। अच्छा, आप इंटेंसिटी तो लिख के आए हैं, एनर्जी क्रॉसिंग कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में। अगर आपके पास एनर्जी डेंसिटी हो, एनर्जी डेंसिटी पूरी वेव की टोटल एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जितनी भी वॉल्यूम आप टोटल एनर्जी बता देंगे U इज टू स्मॉल u टोटल एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई में जितनी भी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू में लेंथ। ये आप सोल्व कर लेंगे, आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब सोल्व कैसे करें सर इसको, तो देखिएगा भाई, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं टोटल मैक्सिमम की फॉर्म के अंदर। अभी हमने पढ़ी थी हाफ
एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर, ये आ गई टोटल ईएम वेव्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमें, तो ये रहा हमारा ई नोट 50, इसमें रखेंगे एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखेंगे, एरिया रखेंगे, लेंथ रखेंगे, ऐसा यूनिट में चेंज कर लेंगे, 10 सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर बना लेंगे, 50 सेंटीमीटर से मीटर बना लेंगे, बस हो गया क्वेश्चन। एनर्जी बतानी थी, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हमें याद है तो टोटल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जब मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन करो इस तरह के, तो ये जरूर पढ़ो कि ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछ रहा है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड में पूछ रहा है, या पूरी वेव की एनर्जी पूछ रहा है, तो फिर एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करना है। और बाकी के लास्ट 2 क्वेश्चन भाई थ्योरेटिकल थे। स्टेट 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, कोई भी 2 बेसिक प्रॉपर्टी बता देंगे। मोमेंटम इंटेंसिटी को थोड़ा एक्सप्लेन करना था। पहला पार्ट 13 का 1 नंबर का है, दूसरा पार्ट 2 नंबर का है, ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है और उसको मैथमेटिकली प्रूव करना था, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ये टेस्ट था भाई, अब जिसने तैयारी की है, टेस्ट दिया है, उसकी यूनिट तैयार हो गई है, और जो बाकी बच रहे हैं उनकी यूनिटें बढ़ती जा रही हैं, सिलेबस बढ़ता जा रहा है, पीछे का सब साफ होता जा रहा है। प्रॉब्लम आपको ही आने वाली है आगे, ठीक है। मैंने बताया देखो, अब आप स्टार्टिंग से देखो, अगर आप चेक करो तो मार्च में जाके देखते हैं, और ऐसे ही बस इग्नोर करते गए क्लास लेनी है नहीं लेनी है, मार्च से जाते जाते आज हम अगस्त में जब पहुंच गए हैं, तो हमारी फिजिक्स में कितनी यूनिटें कंप्लीट हो गई है देखे तो 5 तो ये हो गई है, ड्यूअल नेचर 6 यूनिट हो गई है, और एटम्स न्यूक्लियाई का एटम वाला पार्ट भी हो चुका है, 7th की भी बची कितनी है टोटल 9 यूनिटों में से, ठीक है। 7 यूनिट मतलब कि हम कहें तो 5 6 एंड हाफ हो गए, तो 2.5 यूनिट बची है। मैं न्यूक्लियाई वाले चैप्टर को 2 या 3 दिन में कंप्लीट करा दूंगा, इतना ही है वो, उसमें से शॉर्ट कर दिया है काफ़ी काफ़ी। तो पहले न्यूक्लियाई और फिर सेमीकंडक्टर, मान के चलो आपका अगस्त में न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर पूरा हो जाता है, तो अगस्त में कंप्लीट होने के बाद हमारे पास 1 यूनिट बचेगी ओनली ऑप्टिक्स, पूरा सितंबर दे देंगे उसको अच्छी प्रैक्टिस के लिए, और सितंबर में सिलेबस आपका कंप्लीट होने का मतलब है एक बहुत सफिशिएंट टाइम आपके पास रिवीजन के लिए बचा है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है अच्छी, और जो वैसे ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, क्लास ली है आज नहीं ली है, वो बाद में पछताएंगे, क्योंकि हम बहुत बार कह चुके हैं ये चीज़ें। ठीक है भाई, क्लास में आज की कंप्लीट कर देता हूँ, और न्यूक्लियाई चैप्टर स्टार्ट करना है कल से। न्यूक्लियाई जितना भी एक बार आपने स्टार्ट किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेना। ये टेस्ट हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मेरा नहीं हुआ था, एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी। और अगर किसी का कोई डाउट है तो बताइए अभी। सर, यस सर कल एक वो क्वेश्चन बताया था, वो दोबारा बता दो, जो पहले कराया था EY वाला। मुझे याद नहीं आ रहा नेहा कौन सा क्वेश्चन था। तुम क्वेश्चन भेज सकते हो अभी मेरे पास, भेजा सर भी था कल तुमने? भेजा था तो। एक सेकेंड, एक मिनट, म्यूट करो नेहा, म्यूट करो। ठीक है भाई, मैं इसकी नेहा कह रहा हूँ, कोमल, मैं एक प्रॉब्लम करा देता हूँ इसकी। ये भी इसी तरह से क्वेश्चन है कोमल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग दे रखा है 330 साइन और 2 × 10⁻11t। ये वही क्वेश्चन तो है, प्लस में